तो ये एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है कि अनडिफाइंड वर्सेस डज नॉट एग्जिस्ट वर्सेस इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो शायद तुमको पता भी नहीं होगी, तो वो अभी हम लोग देख लेंगे। पर अनडिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार। तो एक एक करके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, और एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डज नॉट एग्जिस्ट को। तो डज नॉट एग्जिस्ट जो है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं DNE, राइट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको ऐसे बोला जाता है कि एक ऐसी चीज़ जिसको तुमने डिफाइन किया, अब बाद में पता चला कि अच्छा ऐसी तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और तुम खुद बोलोगे कि हाँ यार ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इसके लिए। तो फॉर एग्जाम्पल इवन प्राइम है ना, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू। बोलो इसका आंसर, बोलो क्या है इसका आंसर, क्या होगा? एक ऐसा इवन प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है। और हमको पता है कि प्राइम नंबर्स के ग्रुप के अंदर, प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है उसमें सिर्फ एक प्राइम नंबर होता है, सॉरी जिसमें उसमें सिर्फ एक इवन नंबर होता है जिसका नाम होता है 2, राइट। दैट मीन्स कि इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ऐसा तो कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कोई इवन प्राइम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जो 2 ना हो, है ना। बस 2 ही होता है एक इवन प्राइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ऐसा कोई भी इवन प्राइम नहीं है जो कि 2 से बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, यानी मैंने कंडीशन को डिफाइन किया और फिर मैंने चेक करा तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे दूसरी कंडीशन देखते हैं, रियल सॉल्यूशन टू x² + 1 = 0। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व कर लेते हैं। x² = -1 आ जाएगा, सही बात है, बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, इधर बोलेंगे प्लस माइनस, रूट के अंदर -1, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज प्लस माइनस आयोटा। और आयोटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो रियल हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो तो रियल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। कि क्या करा हमने एक कंडीशन को डिफाइन किया, कंडीशन को डिफाइन किया, है ना। पहले उसको मैंने डिफाइन किया, कंडीशन को डिफाइन किया और फिर उसको चेक करा, ठीक है, और फिर बताया कि वो डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक और बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू मान लो 3,5, ठीक है, क्लोज्ड है। तुम्हें बताना है, चलो नहीं ये नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। 3,5 है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड, सॉरी ओपन, ठीक है ना। 3,5 ओपन है। तुम्हें बताना है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगी, बोलो। x बिलोंग्स टू 3,5, जहाँ पे 5 पे ओपन है, इसमें इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो मैंने कहा थोड़ा बहुत देखते हैं। तो कोई बोलेगा 5 होगी, तो मैंने कहा 5 तो हो ही नहीं सकती। देखो x = 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 पे क्या बना रखा है उसने? ओपन। यानी कि वो अपने मुंह से बोल रहा है कि बेटा 5 तो हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये कि 5 तो हो ही नहीं सकती। तो कोई बोलेगा कि 5 से ठीक पहले। अब मैं बोलूँगा 5 से ठीक पहले, अब तुम फंस गए। 5 से ठीक पहले तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? 5 माइनस, है ना। ये तो बोलना चाह रहे तुम कि 5 में से कुछ जरा सा हटा दो, पर वो कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर तुमने यहाँ पे बोल दिया कि 4.99999999, ठीक है, मान लो तुमने लगा दिया यहाँ पे 1 करोड़ 9 लगा दिए, तो मैं बोलूँगा 1 करोड़ 1 9 लगा दिए, तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने यहाँ पे 100 9 लगा दिए ऐसे करके, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे मैंने 1000 9 लगा दिए, तो ये ज़्यादा क्लोज हो गया 5 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा कोई नंबर ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। या फिर तुम ये कह सकते हो कि 5 से ठीक पहले इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, खत्म हो गई कहानी सारी की सारी। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई नंबर नहीं है, मतलब x की लार्जेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इसका एक और मतलब निकलता है कि यू कांट कमेंट ऑन इट। तुम बस ये बोल सकते हो कि वो 5 से छोटी है, बस इतना बोल सकते हैं, यू कांट कमेंट ऑन इट। ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट ये मतलब होता है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोल दूँ, मान लो 3,5 में और ओपन है, यहाँ पे तुम्हारा x बिलोंग्स टू ये है, और अगर मैं बोलूँ कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो तुम फिर से क्या बोल दोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? स्मॉलेस्ट वैल्यू तुम बोल सकते हो 3 होगी, 3 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 3 पे ओपन है। तो 3 से ठीक बड़ी होगी। अब 3 से ठीक बड़ी क्या हो सकती है? 3.000001। तुमने 10 जीरो लगाए, मैं 20 लगा दूंगा, तो वो और ज़्यादा पास हो जाएगी। ठीक है, तो फंस गए ना यहाँ पे, है ना। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर भी फंस गए। तो ये भी आंसर क्या हो गया इसका? डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई होप सो तुम्हें डज नॉट एग्जिस्ट का एक्चुअल में मीनिंग समझ में आएगा कि डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी डिसाइड करी या मैंने कंडीशन डिसाइड करी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए, ठीक है, और फिर मैंने जब बाद में चेक करा कि वो प्रॉपर्टी कंडीशन के लिए उस नंबर के लिए मैंने चेक करा, तो मुझे पता चला अरे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो
अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है यानी कि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप सो में डज नॉट एग्जिस्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। एक और मुझे बात करनी थी, डज नॉट एग्जिस्ट के अंदर मैंने ये नहीं बताया इन्फाइनाइट के बारे में। तो अगर मैं मतलब डज नॉट एग्जिस्ट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, हमने बोला था कि कंडीशन को डिफाइन करो, ठीक है, उसकी किसी एक नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करो और उसको चेक करो और फिर मतलब पता लगाओ कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो लगाते हैं लार्जेस्ट नंबर इन होल नंबर सिस्टम, पूरे नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा। कोई बोलेगा इनफाइनाइट होगा, कोई बोलेगा इनफाइनाइट होगा। तो ये लार्जेस्ट नंबर इन होल नंबर सिस्टम, इसी को ही तुम लोग इनफाइनाइट बोल देते हो ना तुम लोग अपने उसमें, कि इसको हम लोग इनफाइनाइट बोल देते हैं, पर इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जैसे तुम बोलोगे कि मान लो इसका आंसर है 10 की पावर 100, तुमने बोला ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो मैं बोल दूंगा है ना कि 10 की पावर 100 में एक 1 और जोड़ देना, है ना, 10 की पावर 100 ये जो भी नंबर है इसमें एक और जोड़ दो, ये लो ये बन गया एक और बड़ा नंबर, राइट है। तो ये तो फिर कॉमन सेंस थी, बात तो समझ में तुम्हें वैसे भी आ रही थी। पर पॉइंट यहाँ पर ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि जो भी तुम लार्जेस्ट बोलोगे उससे बड़ा मैं तुम्हें बता दूंगा, यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कोई एक आंसर नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए बोलते हैं कि इन्फाइनाइट जो है ये अपने आप में कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, लार्जेस्ट नंबर इन होल नंबर सिस्टम, ठीक है, यानी कि इन्फाइनाइट जो है वो एक कंसेप्ट है, वो एक नंबर नहीं है, वो एक नंबर नहीं है। तो तुमसे कोई बोलेगा लार्जेस्ट नंबर इन होल नंबर सिस्टम, तुम्हारा आंसर होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसलिए कभी भी अगर इन्फाइनाइट आ जाए या माइनस इन्फाइनाइट आ जाए लिमिट के अंदर, मतलब उसका आंसर इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट आ रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि लिमिट की वैल्यू क्या है, जब मतलब उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू इन्फाइनाइट है, यानी कि वो ये बोलना चाह रहा है कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू लार्जेस्ट नंबर इन नंबर सिस्टम है। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो लिमिट है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट नंबर इन नंबर सिस्टम क्या है, तो मैं बोलूँगा ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तुम बोलोगे इसका आंसर इनफाइनाइट है, तो मैं बोलूँगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं अनडिफाइंड, व्हाट इज अनडिफाइंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड देखते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अनडिफाइंड चीज़ें तो ऐसी हैं, हम लोग पता नहीं कब कितने टाइम से देख रहे हैं, इसके बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। तो अनडिफाइंड का जो एक दूसरा फॉर्म होता है ना, वो ज़्यादा अपने आप में ज़्यादा समझाने वाली चीज़ है। तो अनडिफाइंड को हम एक और चीज़ बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। मतलब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से बोलती है, एक चीज़ चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब होता है, तुम्हें क्या लग रहा है क्या मतलब हुआ इस चीज़ का। मानो तुम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तुमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसके अंदर जो कोड है उसके अंदर तुमने किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तुमने उसके बारे में कुछ भी उसके बारे में कुछ डिफाइन ही नहीं किया है। तो उस प्रोग्राम के अंदर या फिर उस गेम के अंदर अगर उसके बारे में नाम लिया जाएगा तो तुम क्या बोलोगे कि यार इसके बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल तो अगर मैं कभी डिवीजन की बात कर रहा हूँ, मानो मैंने डिवीजन नाम से मैंने एक प्रोग्राम बनाया, डिवीजन का मानो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, तो उसमें डिवीजन बाय 2 बाय 3 है ना, बाय 1.2 बाय क्या √3 बाय अ पॉलिनोमियल है ना, ये हर चीज़ मैंने इसमें फीड करी, एक्सेप्ट मतलब फीड करी मतलब मैंने इसके बारे में पूरी डेफिनेशन दी है कि अगर ऐसा होगा तो ये करना होगा, अगर 2 से डिवाइड करना होगा तो 2 की टेबल से यूज़ कर करके हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ऐसे कर करके मैंने हर एक का डेफिनेशन दिया। एक्सेप्ट मैंने डिवीजन बाय 0 के बारे में कुछ भी नहीं बोला, डिवीजन बाय 0 के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला के बारे में, नथिंग डिफाइंड यानी कि नॉट डिफाइंड यानी कि अनडिफाइंड, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई नंबर है ए और उसको तुमने डिवाइड कर रखा है 0 से, तो इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि हमने अपना जो डिवीजन का प्रोग्राम है, जो डिवीजन का जो प्रोग्राम बनाया गया मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने डिवीजन बाय 0 को डिफाइन ही नहीं किया, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सिंबल, जैसे ये डिवीजन बाय 0 जो एक तरीके से एक सिंबल है, ये एक ऐसा सिंबल है जो हमारे मैथ्स में डिफाइन नहीं किया गया है। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो कि क्यों नहीं किया गया है, अभी उस पर बात करते हैं, जल्दी से बात करेंगे उस पर कि क्यों 0 से डिवीजन जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो सिमिलरली 0 की पावर 0 ये एक और चीज़ है जो जब एक्सपोनेंट के बारे में पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया होगा, प्रोग्राम समझ रहे हो ना, मतलब मनी मत समझ जाओ, प्रोग्राम यानी कि जब पूरी मैथ्स बनाई गई होगी उसकी एक्सपोनेंट्स की, तो हर चीज़ डिफाइन करी गई कि अच्छा 2 की पावर 1 क्या होगा, 1 की पावर 3 क्या होगा, 1 की पावर 4 क्या होगा, है ना, 3 की पावर 2 क्या होगा, इसके बारे में हर एक रूल दिया गया। पर जैसे ही 0 की बात करी गई तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी गई है। दिस इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं किया गया है हमारे प्रोग्राम के अंदर, इसके बारे में कुछ भी वो नहीं है, कोई भी इसके बारे में वो नहीं करा गया है, मेंशनिंग नहीं है हमारे प्रोग्राम में। तुम क्या बोलेंगे, ये नॉट डिफाइंड है, हमारे प्रोग्राम में नॉट डिफाइंड मतलब कि हमारे प्रोग्राम में है ही नहीं है। अब समझते हैं कि क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को, इस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं नॉट डिफाइंड।
एक और चीज़ होती है, एक और नॉट डिफाइंड का एक और मतलब होता है जो बहुत ही सिंपल है। देखो मैंने क्या बोला कि एक प्रोग्राम है, उसमें तुम्हें सब चीज़ बतानी है। तो एक फंक्शन का प्रोग्राम क्या होता है? अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन का प्रोग्राम क्या होता है? उसका डोमेन, डोमेन जो होता है वही उसका प्रोग्राम है देखा जाए तो, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारे अंदर क्या घुसेगा क्या निकलेगा, है ना। तो मतलब डोमेन ही मेन चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर डोमेन तुम्हें अलाउ नहीं करता किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 1/x-3, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि x नॉट इक्वल्स टू 3, हम इसमें x3 नहीं डाल सकते। डोमेन बोलता है ऐसा कि हम x3 नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? वरना 1/0 बन जाएगा, एंड 1/0 इज अनडिफाइंड। ऐसा करता हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अनडिफाइंड चीज़ का, तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा rather than मैं ऐसे समझाऊँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स, तो रूट एक्स के अंदर नेगेटिव एक्स जो है, नेगेटिव एक्स ये क्या है? नेगेटिव एक्स इनसाइड दिस इज अनडिफाइंड, इज अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि इसके बारे में बात नहीं करी गई है, इसके बारे में बात ही नहीं करी गई है, ठीक है। अगर मैं रूट के अंदर नेगेटिव डालता हूँ तो इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है रूट के प्रोग्राम के अंदर। दैट मीन्स कि नेगेटिव एक्स बोलो, नेगेटिव एक्स इज अनडिफाइंड, राइट। चलो बढ़िया। और भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब ओवरऑल समझ में ये आना चाहिए कि अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि मैंने एक सेट ऑफ रूल्स बनाया, यानी कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर मैंने उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करी है, ठीक है। इस वजह से उसको अनडिफाइंड बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि 0/0, 1/0, 0 की पावर 0, ऐसा ये इनको ये अनडिफाइंड क्यों है? जैसे 1/0, 0 की पावर 0, ठीक है, और 0 डिवाइड बाई 0, इनको अनडिफाइंड माना जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। तो उसको उसका एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। पहले 1/0 को समझते हैं, तो 0/0 अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 1/0 को समझते हैं कि ऐसा ये अनडिफाइंड क्यों है, वाई दिस इज अनडिफाइंड। तो पहले डिवीजन बाय जीरो को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिवीजन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है ना। पहले ये समझो कि व्हाट इज डिवीजन इन रियलिटी, ठीक है ना। तो एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला 15 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कितने कितने 5 हों, कितने 5 लूँ, कितने 5 लूँ, कितने 5 लूँ कि 15 बन जाए, 15 बन जाए। ये इसका एग्जैक्ट मतलब होता है, ठीक है ना, कि कितने 5 लूँ कि 15 बन जाए। दिस इज डिवीजन। तो इसका एग्जाम्पल जैसे मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर तुम 5 को 3 बार ले लो, यानी कि 5 + 5 + 5 कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, क्योंकि ये कितनी बार आ गया? 3 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 3। सिमिलरली मैंने बोला 16 डिवाइड बाई 4, तो 16 डिवाइड बाई 4 का क्या होता है? तो भाई 16 मतलब मैं 4 को कितनी बार लूँ कि 16 बन जाए? तो 4 को अगर तुम 4 बार लो, अगर मैंने 4 बार लिया, तो अगर मैंने इसको 4 टाइम्स ही ले लिया, 4 को 4 टाइम्स ही लोगे तो 16 बन जाएगा, इसलिए 4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो अब तुम समझ रहे होगे ना कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। समझ में आ रही है कोई बात? डिवीजन की रियल लॉजिक ये है, ठीक है ना। तुम्हें पता नहीं क्लास 6 में या इन सब जगहों में ये सब पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, पर डिवीजन का जो रियल लॉजिक है वो ये है, ठीक है। तो अगर मैं 1/0 को देखूंगा तो यार मैं कुछ भी कर लूँ, 1/0 के ले रहा हूँ, तुम तो कोई भी नंबर ले लो, तुम तो क्या 38/0 ले लो, कुछ भी, मैंने रैंडमली उठा लिया 38/0। तो 38/0, तो मैं 0 को कितने 0 लूँ, ऐसे ऐसे कितने 0 लूँ, कितने 0 लूँ कि आगे रखे 38 बन जाए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर तुम इसको फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, यानी अगर तुम इसको इन्फाइनाइट तक भी जोड़ते जाओगे ना, 0 0 0 0 0, तो तब भी ये कभी भी 38 के बराबर नहीं हो पाएगा। तो यानी कि डिवीजन जो है वो 0 के ऊपर वैलिड नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमने इसको अपने डिवीजन के एल्गोरिथम में से डिफाइन ही नहीं किया, इसको हटा दिया पहले ही। ये है ही नहीं, है ना, हमारे उसमें ही नहीं है, एक तरीके से हमारे उस प्रोग्राम के डोमेन के अंदर ही नहीं है ये, ठीक है। इसीलिए इस लॉजिक की वजह से डिवीजन बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट। डिवीजन बाय 0 तुम्हारे उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए डिवीजन बाय 0 को क्या बोला गया डिवीजन के प्रोग्राम के लिए? कि दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। जब मैंने बोला ना कि डिवीजन बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो मेरा मतलब ये था कि डिवीजन बाय 0 जो है वो उस प्रोग्रामिंग के डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। पर इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी मैथ्स की दुनिया में डिवीजन बाय 0 को कोई जगह नहीं दी गई है, दैट इज अनडिफाइंड, कंप्लीटली अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यार डिवीजन बाय 0 जो है ना ये इलीगल है, ये मैथ्स में इलीगल है, बिल्कुल। इसको बोलेंगे मैथमेटिकल सिन, ठीक है ना, मैथमेटिकल सिन बोलेंगे इसको, पाप है भाई, पाप, ठीक है। अब कोई बोलेगा 0/38, तो मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है? 38 को मैं कितनी बार जोड़ूं कि 0 बन जाए? मैं बोलूँगा भाई 0 बार जोड़, 38 को 0 बार जोड़ तो 0 बन जाएगा, तो बस इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। 38 को एक भी बार मत जोड़ो, बेसिकली मतलब 38 को 0 बार जोड़ोगे तो 0 बन जाएगा, राइट है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 0 जो है न्यूमरेटर में आ सकता है बट डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। तो तुम्हें क्या इस मैथमेटिकल सिन
है ना, इस गलती, इस इलीगल, इस पाप, घोर पाप के बारे में समझ में आ गया कि वाई डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, राइट। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले ना कुछ लोग एक और बड़ी गजब की क्वेश्चन पूछते हैं। उनका पॉइंट होता है कि आपके लॉजिक के हिसाब से अगर मैं जीरो बाय जीरो को देखूं, ठीक है ना, अगर मैं इस लॉजिक से चलूं कि नीचे वाले को ऊपर वाले के टाइम्स बनाना है, तो जीरो को तुम अगर जीरो मतलब कितनी बार भी लिख लोगे जीरो ही बन जाएगा, समझे। अब यहाँ पे एक डिफरेंट लॉजिक है, जीरो बाय जीरो। अब मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वाई जीरो बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं तो जीरो को मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार लिख दूँ, आंसर जीरो ही आएगा। अगर तुम जीरो को मान लो 100 बार लिख दो तब भी जीरो आएगा। तुम जीरो को 200 बार लिख दो तो भी जीरो आएगा। एक बार लिख दो तब भी जीरो आएगा। 2 बार लिख दो तब भी जीरो आएगा। 6878 बार लिख दो तब भी जीरो आएगा। 1 लाख बार लिख दो तब भी जीरो आएगा। इन्फाइनाइट बार लिख दो तब भी जीरो आएगा। यानी जीरो बाय जीरो जो है, इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं? इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 6800, कुछ भी, मतलब समझ रहे ना, कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। तो अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू का कुछ भी आंसर हो सकता है और सबके सब सही है, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अरे यार, डिवीजन का एक आंसर आना चाहिए ना। कोई एक ऐसा डिवीजन मुझे बताओ जिसके 3-4 आंसर आते हो। एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे 4/2 का आंसर 2 होता है, ठीक है ना। 15/3 का आंसर 5 होता है, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि 15/3 जो है उसका आंसर 5 भी है और उसका आंसर 6 भी है, ठीक है। दैट मीन्स कि जीरो बाय जीरो को भी क्या करना पड़ गया, बाहर निकालना पड़ गया अपने सेट में से। अब बात करते हैं इन महाशय के बारे में। तो जीरो बाय जीरो जो है, जीरो की पावर जीरो जो है, उसका कुछ ऐसा है, जैसे इसको हम लोग दो केसेस में समझ सकते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया एक्स की पावर जीरो और एक मैंने बनाया जीरो की पावर एक्स, ठीक है। तो जीरो की पावर एक्स में अगर मैं मान लो एक्स को डाला मैंने 1 2 3.5 -1 -2 -3, तो अगर मैंने 1 डाला तो क्या आएगा, जीरो की बार 1 क्या होता है, जीरो, जीरो की बार 2 जीरो, जीरो की बार 3 जीरो, जीरो की बार 0.5 ये भी जीरो, जीरो की बार -1, जीरो की पावर -1 यानी कि 1/0 एंड दैट इज अनडिफाइंड। यानी कि नेगेटिव पावर जो है वो सबके सब क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई, ठीक है। तो ये तो खैर कॉमन सेंस है, ये समझ में आ गया कि डिवीजन बाय जीरो अलाउड नहीं था, इसीलिए ये तो मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता बेसिकली। जीरो की पावर एक्स जो है, जीरो की पावर एक्स जो है, यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है अभी तक के एनालिसिस से कि एक्स जो है वो जीरो हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। यानी अभी तक के एनालिसिस समझ में आ रहा है कि अगर हम इसमें जीरो डाल देंगे तो भी सही है। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? मुझे अभी तक ये समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि अगर 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 जीरो की पावर एक्स में अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो फिर उसका आंसर हमेशा जीरो होता है। यानी कि अपनी कोरोलरी तो ये हो गई ना कि जीरो की पावर जीरो जो है इसके हिसाब से जीरो है, ठीक है, इसके हिसाब से, क्योंकि जब तुम x इक्वल्स टू जीरो डालोगे तो जीरो की पावर जीरो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसको एनालाइज करते हैं। तो जब मैंने बोला x की पावर जीरो, तो यहाँ पे अगर तुम x पॉजिटिव डाल दो, यानी 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, जो डालने डालते जाओ, तो 1 की पावर जीरो, 2 की पावर जीरो, 3 की पावर जीरो, या फिर पाई की पावर जीरो, ये सब क्या आएंगे, ये सब बनाएंगे, राइट है। और अगर तुम नेगेटिव डाल दो, -1 की पावर जीरो, ये भी है ना, -1 की पावर जीरो, या फिर -पाई की पावर जीरो, जो भी है ये सब भी क्या आएंगे, 1 ही आएंगे। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि जीरो की पावर जीरो भी क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो सब नंबर क्लियर होता है, ऐसे ही होगा इसका आंसर भी फिर। तो ये इसके हिसाब से जीरो की पावर जीरो क्या लग रहा है, 1 लग रहा है। अब यहाँ जब हमने इन दोनों को ध्यान से देखा तो हम फंस गए, क्योंकि ये दोनों जो हैं इनके आंसर्स और लोग के लिए तो डिफरेंट है, क्योंकि 1 की पावर जीरो जो है वो जीरो की पावर 1 के इक्वल तो नहीं है। पर एट अ स्पेशल केस जीरो की पावर जीरो और जीरो की पावर जीरो, इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि जीरो की पावर जीरो जो है वो जीरो होगा, और यहाँ पर बोल रहा है कि जीरो की पावर जीरो जो है वो 1 होगा। यानी कि एक ऑपरेशन के लिए दो वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको भी मैथ्स में अनडिफाइंड कर दिया गया कि कोई डेफिनेशन नहीं, हम इस पर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी मैथ्स गलत हो जाती है, पूरी मैथ्स कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जीरो की पावर जीरो को क्या कर दिया गया है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो आई होप सो ये बात भी समझ में आ गई है। अब ना जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो मैं अब सीधे अगले एपिसोड में समझाऊंगा। तो वो ज़्यादा डिटेल में समझानी है मेरे को, बहुत डीप में जाके समझाना है उसको, क्योंकि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही एक्सक्लूसिव होने वाला है। वो मतलब जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वो अभी तक ना तो किसी बुक में है, ना किसी पेपर पे, कहीं पर भी नहीं मिलेगा तुमको। वो मैंने खुद बैठ के सोचा है 2 से 3 दिन में। जब मैंने पहली बार लिमिट्स पढ़ाया था तब से वो कन्फ्यूजन्स थी मेरे दिमाग में कि मैनिपुलेशन काम में कैसे करती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक्चुअल में होता ही क्या है, कहाँ से आया। बहुत डीप टॉपिक था वो, तो मैं उसको बेकार नहीं करना चाहता। तो मैंने उसको बहुत डीप में अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा। शायद वो 2 घंटे तक चले जाए वो वाली लेक्चर, ठीक है। और शायद तुम्हें वो पहली बार में समझ में भी ना आए। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो पूरा अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। पर वो बहुत ही बढ़िया लेक्चर होगा। जिसका ठीक बाद वाला जो एपिसोड होने वाला है ना, जिस उसका मतलब वो ऐसा है, द मोस्ट एक्सक्लूसिव डिस्कशन, द मोस्ट डिटेल्ड डिस्कशन ऑन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, ऐसा वाला कुछ होगा वो, ठीक है। मतलब बहुत ही एपिक होगा वो लेक्चर तुम्हारा,
ठीक है, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा एकदम, तो दौड़ेगा एकदम, मतलब इस तरीके से समझाऊंगा कि रेस चल रही है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले में। यहाँ पे फिर वही होगा कि यार अनडिफाइंड समझा दिया, डज नॉट एग्जिस्ट समझा दिया तुमको, तो इनडिटर्मिनेट अगर इसके बाद करूंगा ना तो अभी तुम थोड़ा थक भी जाओगे, फिर वो समझ नहीं पाओगे। मैं चाह रहा हूँ कि तुम एकदम फ्रेश एनर्जी से उस लेक्चर को अटेंड करना, ठीक है, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए कि वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बहुत बढ़िया लगेगा तुमको। ओके देन, थैंक यू।